Good morning, students. I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online science class once again. Today we will start a new chapter, Reproduction in Plants. So let's start this chapter. Do you know, students, what is reproduction? The ability of living things to produce more of their own kind is called reproduction. यानी जो लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमंस, इनके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है या क्षमता होती है कि ये अपने ही जैसे न्यू लिविंग थिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं या जन्म दे सकते हैं. इसे ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. इस लेसन में हमें प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है. तो आपने देखा होगा कि प्लांट्स में फ्लावर लगते हैं, उन फ्लावर्स से फ्रूट डेवलप होता है और फ्रूट्स के अंदर सीड प्रेजेंट होता है. तो मोस्टली प्लांट्स सीड के थ्रू ही रिप्रोडक्शन करते हैं. प्लांट रिप्रोडक्शन का मतलब है कि प्लांट के थ्रू नए इंडिविजुअल्स को या ऑफस्प्रिंग्स को या न्यू प्लांट्स को क्रिएट करना, जिससे प्लांट्स का नंबर इंक्रीज होता है. प्लांट्स मेनली रिप्रोड्यूस बाय 3 मेथड्स. फर्स्ट इज सीड्स, सेकेंड इज वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स, एंड थर्ड इज स्पोर्स. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स. सीड्स फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और फ्रूट्स सीड को तब तक प्रोटेक्ट करते हैं जब तक कि सीड मैच्योर ना हो जाए, यानी उसमें से एक नए प्लांट की ग्रोथ करने लायक वो ना हो जाए, तब तक फ्रूट सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं. सीड्स नए प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीड से ही नए प्लांट्स की ग्रोथ होती है. एक ही प्लांट के सभी सीड्स या एक ही टाइप के प्लांट्स के सीड्स सिमिलर दिखते हैं, यानी उनका शेप, साइज़, कलर सेम होता है. जैसे अगर हम मैंगो ट्री की बात करें तो मैंगो ट्री के जो सीड्स होते हैं वो सभी मैंगो ट्रीज़ में एक जैसे होते हैं और एक प्लांट में लगने वाले भी सभी मैंगो के ट्रीज़ के सीड्स एक जैसे ही दिखते हैं और एक जैसे ही होते हैं. बट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स के सीड्स डिफरेंट कलर, साइज़ और शेप के होते हैं. जैसे मैंगो ट्री और लीची ट्री के सीड्स में डिफरेंस होता है, उनका साइज़, कलर अलग होता है, यानी डिफरेंट प्लांट के सीड्स अलग अलग होते हैं. सीड्स यूजुअली हार्ड और ड्राई होते हैं. कुछ सीड्स को हम खा भी सकते हैं. उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं. वाई डज अ प्लांट प्रोड्यूस सो मैनी सीड्स? प्लांट्स इतने सारे सीड्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं? प्लांट्स इतने सारे सीड्स इसलिए प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाए. बहुत सारे सीड्स उनमें से प्लांट्स में डेवलप नहीं हो पाते हैं, यानी उनसे प्लांट्स ग्रो नहीं होते हैं. इसीलिए प्लांट्स इतने सारे सीड्स प्रोड्यूस करता है ताकि एटलीस्ट उनमें से कुछ सीड्स में से न्यू प्लांट्स ग्रो कर सके और उसके ऑफस्प्रिंग्स तैयार हो सके. बहुत सारे सीड्स इसमें से ख़राब हो जाते हैं कुछ रीज़न्स की वजह से. जैसे कुछ सीड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीट और कोल्ड की वजह से ख़राब हो जाते हैं. कुछ सीड्स को एनिमल्स खा जाते हैं या उन्हें छोटे पीसेस में क्रश कर देते हैं जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते. कुछ सीड्स विंड और रेन की वजह से वॉश ऑफ हो जाते हैं, यानी हवा से उड़ जाते हैं या पानी के साथ बह जाते हैं. कुछ सीड्स को अच्छी ग्राउंड और कंडीशंस नहीं मिल पाती जिसकी वजह से वो ग्रो कर सके या जर्मिनेट कर सके. और बहुत सारे सीड्स इमैच्योर होते हैं, यानी फुल्ली ग्रोन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो नए प्लांट्स में ग्रो नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सीड. अगर हम एक सीड को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि सीड के ऊपर एक स्मॉल होल होता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं. माइक्रोपाइल के थ्रू ही सीड में वाटर एंटर कर सकता है जिसकी वजह से वो सॉफ्ट होता है और
जर्मिनेट होने का प्रोसेस स्टार्ट कर पाता है। सीड के ऊपर एक हार्ड थिक कवरिंग होती है जो सीड को प्रोटेक्ट करती है, इसे हम सीड कोट कहते हैं। सीड कोट को रिमूव करने पर हमें सीड लीव्स और कॉटिलिडन्स दिखाई देते हैं। जब हम केयरफुली कॉटिलिडन्स को 2 पार्ट में स्लिट करते हैं तो उनके सेंटर में हमें एक डेलिकेट बेबी प्लांट दिखाई देता है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो से टाइनी शूट डेवलप होता है जिसे हम प्लूम्यूल कहते हैं और एक टाइनी रूट डेवलप होती है जिसे हम रेडिकल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सीड्स। सीड्स मेनली 2 टाइप के होते हैं। अगर किसी सीड में 2 सीड लीव्स प्रेजेंट हों तो उसे हम डाइकोटिलिडनस सीड कहते हैं या डाइकॉट सीड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल pulses, mango, bean and pea। और अगर किसी सीड में ओनली 1 लीफ प्रेजेंट हो तो उसे हम मोनोकोटिलिडनस सीड और मोनोकॉट सीड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस, मेज, ज्वार एंड बार्ले। नेक्स्ट पॉइंट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू सीड से एक न्यू प्लांट ग्रो करता है। जर्मिनेशन के लिए सीड्स को फेवरेबल कंडीशंस की ज़रूरत होती है। फेवरेबल कंडीशन से मतलब है कि प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर, ऑक्सीजन और वार्मथ यानी टेम्परेचर मिलना चाहिए, तभी सीड से न्यू प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं। जब सीड मॉइस्ट सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो वो सॉइल में प्रेजेंट वाटर को एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से वो स्वेलअप हो जाता है यानी फूल जाता है और उसका सीड कोट सॉफ्ट हो जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे बेबी प्लांट ग्रो करता है और उससे एक टाइनी रूट यानी रेडिकल निकलता है जो नीचे की तरफ ग्रो करता है यानी सॉइल के अंदर ग्रो करता है, और एक शूट ग्रो करता है यानी प्लूम्यूल ग्रो करता है जो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है और आगे चलकर स्टेम और प्लांट के बाकी पार्ट्स में डेवलप होता है। बेबी प्लांट को जर्मिनेट करने के लिए या ग्रो करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है जो उसको कॉटिलिडन में स्टोर फूड से मिलती है, यानी बेबी प्लांट ग्रो करने के लिए कॉटिलिडन में प्रेजेंट फूड का यूज़ करता है। जो टाइनी प्लांट होता है जिसकी सीड लीव्स निकल रही होती हैं उसे हम सीडलिंग कहते हैं। बाद में ये कॉटिलिडन्स सिकुड़कर और छोटे हो जाते हैं और फिर गिर जाते हैं। तब तक इस बेबी प्लांट में लीव्स ग्रो करने लग जाती हैं और ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद ही अपना फूड प्रोड्यूस करने लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये प्लांट ग्रो करते ही रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ऐसा मेथड जिसके थ्रू प्लांट्स अपने सीड्स को खुद से दूर स्कैटर कर सकते हैं यानी फैला सकते हैं, उसे हम डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहते हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स न्यू ग्रो करते हुए प्लांट्स के बीच में कंपटीशन रिड्यूस करने में हेल्प करता है। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं कर सकते। अगर वो अपने सीड्स को एक ही जगह पर गिरा देंगे और वहाँ पर ढेर सारे छोटे छोटे न्यू प्लांट्स ग्रो करने लगेंगे तो उनके बीच में फूड, वाटर और टेम्परेचर के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा जिसकी वजह से उनमें से कुछ प्लांट्स ही ग्रो करेंगे और बाकी प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स नेचर में कुछ एजेंट्स के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल विंड, एनिमल्स, ह्यूमंस, वाटर एंड बाय द एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। कुछ सीड्स बहुत लाइट वेटेड और छोटे होते हैं और उनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनकी हेल्प से वो इजीली विंड के साथ उड़ जाते हैं और एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंच जाते हैं। इस तरीके से डिस्पर्सल बाय विंड होता है। फॉर एग्जाम्पल सीड्स ऑफ ड्रमस्टिक,
मैपल, महोगनी, माधवीलता एंड डिप्टेरोकार्पस ये विंग्ड होते हैं, इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये उनके थ्रू उड़ जाते हैं। कुछ सीड्स लाइट वेट होते हैं जैसे ग्रास के और ऑर्किड के सीड, और कुछ सीड्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे ओक, सनफ्लावर, कॉटन, डैंडेलियन एंड कैलोट्रोपिस या मदार। कुछ सीड्स का डिस्पर्सल वाटर के थ्रू होता है। ऐसे सीड्स में पानी के ऊपर फ्लोट करने की टेंडेंसी होती है, यानी ये पानी पर फ्लोट कर सकते हैं। ऐसे सीड्स या तो स्पॉन्जी होते हैं या इनके ऊपर फाइब्रस कोटिंग पाई जाती है जैसे कोकोनट के ऊपर पाया जाता है, जिसकी हेल्प से ये इजीली वाटर पर फ्लोट करते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं और प्लांट ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट एंड लोटस। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। कुछ सीड्स में स्पाइंस, कर्व्ड हुक्स, स्टिफ हेयर्स या स्टिकी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, यानी वो चिपचिपे होते हैं, जिसकी वजह से वो एनिमल्स की स्किन पर या ह्यूमंस की स्किन पर चिपक जाते हैं, और जब एनिमल एक प्लेस से दूसरी जगह तक जाते हैं तो ये उनकी बॉडी से गिरकर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल धतूरा, ज़ैंथियम, टाइगर नेल, ट्रिब्यूलस एक्सेट्रा। एनिमल्स और ह्यूमंस बहुत सारे फ्रूट्स भी खाते हैं जिनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं, तो फ्रूट को खाने के बाद एनिमल्स और ह्यूमंस उन सीड्स को फेंक देते हैं, जिसकी वजह से भी वो सीड्स डिस्पर्स हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो, ऑरेंज एंड पपाया। बर्ड्स भी बहुत सारे फ्रूट्स को खाते हैं, जिसकी वजह से वो सीड्स उनके बॉडी पर चिपक जाते हैं या वो उन सीड्स को स्वॉलो कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैनियन, फिग, पीपल, पेपर, पीच, फाइकस जैसे फ्रूट के सीड्स बर्ड्स खा लेते हैं, बट बर्ड्स इन सीड्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और बिना किसी हार्म के ये इन सीड्स को ड्रॉपिंग्स के फॉर्म में डिस्पर्स कर देते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। कुछ सीड्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, फिर सडन बर्स्टिंग के थ्रू यानी फटकर वो अपने सीड्स को एक झटके के साथ डिस्पर्स कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैस्टर, बाल्सम, वायलेट, जेरेनियम, मस्टर्ड एंड पी। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सीड्स के अलावा भी प्लांट्स अपने कुछ पार्ट्स के थ्रू ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कुछ प्लांट्स में अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं जो स्वॉलन होते हैं और इन्हें फूड की तरह यूज़ किया जाता है। अंडरग्राउंड स्टेम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सॉइल के नीचे पाया जाता है। इन्हें स्टेम्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें बर्ड्स पाए जाते हैं जिनसे न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक एंड अनियन। पोटैटोस के ऊपर ये जो वाइट और ग्रीन कलर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इन्हें ही हम बर्ड्स कहते हैं। यही बर्ड्स डेवलप होकर न्यू प्लांट में ग्रो करती हैं। इन बर्ड्स को हम आइज भी कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रोपगेशन फ्रॉम लीव्स। ब्रायोफिलम एक ऐसा प्लांट है जिसकी लीव्स थिक और फ्लैशी होती हैं और इनकी लीफ के एजेस पे यानी किनारों पर बर्ड्स पाए जाते हैं। जब ये लीफ मैच्योर होकर गिर जाती हैं तब फिर ये बर्ड्स न्यू प्लांट्स में ग्रो करना शुरू करते हैं, और कभी कभी जब ये लीफ सिस्टम से अटैच्ड होती हैं तभी इन पर बर्ड्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में फार्मर्स या गार्डनर्स प्लांट के स्टेम से या रूट से
न्यू प्लांट्स ग्रो करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इन्हें आर्टिफिशियल कहा जाता है क्योंकि ये मैन के थ्रू किए जाते हैं। सो द फर्स्ट इज प्रोपगेशन बाय स्टेम कटिंग्स। कुछ ऐसे स्टेम्स होते हैं जिनको अगर कट करके सॉइल में लगाया जाए तो उनसे न्यू शूट और रूट डेवलप होने लगती है और एक नया प्लांट ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल रोज़, शुगर केन, बोगनवेलिया, टैपियोका, हिबिस्कस एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज प्रोपगेशन बाय लेयरिंग। इस मेथड में गार्डनर्स एक प्लांट के मैच्योर ब्रांचेस से लीफ को हटाकर उसे सॉइल के नीचे दबा देते हैं और उसके टिप को एयर में ही रहने देते हैं, यानी सॉइल के ऊपर रहने देते हैं। धीरे धीरे जो ब्रांचेस सॉइल के नीचे दबी हुई हैं उनसे रूट डेवलप होने लगती है और जो शूट ऊपर रहता है उससे एक नया प्लांट ग्रो करने लगता है। फिर बाद में ये पेरेंट प्लांट से अलग हो जाते हैं। इस मेथड को हम प्रोपगेशन बाय लेयरिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैस्मिन एंड रोज। नेक्स्ट इज प्रोपगेशन बाय ग्राफ्टिंग। इस मेथड का यूज़ कॉमनली डिज़ायर्ड क्वालिटी के अच्छे प्लांट्स तैयार करने के लिए किया जाता है। इसमें दो प्लांट्स को जॉइंट किया जाता है। एक प्लांट वो होता है जिसके शूट का यूज़ किया जाता है, यानी स्टेम से ऊपर के पार्ट का यूज़ किया जाता है, और एक प्लांट होता है जिसके रूट्स का यूज़ किया जाता है। तो इन दोनों प्लांट्स के शूट और रूट को एक साथ जोड़कर बांध दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। फिर देखा जाता है कि इनके टिश्यूज़ आपस में जुड़ जाते हैं और ये एक प्लांट के फॉर्म में ही डेवलप करने लगते हैं, यानी ये दो नहीं रहते हैं, ये जॉइंट होकर एक ही प्लांट की तरह ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, एप्पल, रोज़ एक्सेट्रा। इस मेथड में जो शूट पार्ट के लिए प्लांट यूज़ किया जाता है उसे सायन कहते हैं और जो रूट पार्ट के लिए प्लांट यूज़ किया जाता है उसे स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट इज कल्टिवेटेड प्लांट्स और क्रॉप्स। एक क्रॉप ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको बहुत लार्ज क्वांटिटी में ग्रो किया जाता है फूड, क्लोथिंग और अदर यूजेस को फुलफिल करने के लिए। फार्मर्स डिफरेंट सीजन्स में पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। इंडिया में ग्रोइंग सीजन के अकॉर्डिंग क्रॉप्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप्स एंड सेकंड इज रबी क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स जिन्हें जून से अक्टूबर के मंथ के बीच में ग्रो किया जाता है उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। इन्हें समर क्रॉप्स भी कहा जाता है। जून में इनके सीड्स बोए जाते हैं और फिर अक्टूबर के बाद इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, मेज़, ज्वार एंड बाजरा। ऐसी क्रॉप्स जिन्हें नवंबर से अप्रैल मंथ के बीच में ग्रो किया जाता है, यानी विंटर्स में ग्रो किया जाता है, उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हीट एंड ग्राम। नाउ डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेट, सॉइल और वाटर की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। किसी को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, किसी को कम, किसी को गर्म वेदर की ज़रूरत होती है और किसी को कोल्ड वेदर की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल राइस एंड जूट क्लेई सॉइल में ग्रो करते हैं और इन्हें प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए होता है। व्हीट लोमी सॉइल में ग्रो करते हैं और इन्हें मॉइस्ट एंड सनी वेदर की ज़रूरत होती है। कॉटन ब्लैक सॉइल में अच्छे से ग्रो करते हैं। मिलेट्स नीड्स सैंडी सॉइल एंड लेस वाटर। शुगर केन को फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है और वार्म वेदर चाहिए होता है। और डिफरेंट क्रॉप्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं अच्छे से ग्रो करने के लिए। एग्रीकल्चर फार्मिंग का यानी क्रॉप्स ग्रो करने का साइंस है जो हमें क्रॉप्स को अच्छे से प्रोटेक्ट करना, स्टोर करना, इसके बारे में बताता है और रेयरिंग एनिमल्स के बारे में बताता है, यानी ऐसे एनिमल्स जिनको आप यूज़ कर सकते हैं फार्मिंग के लिए या दूसरे कामों के लिए। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वेरियस स्टेजेस को फॉलो करना होता है, जैसे
सो फर्स्ट वी प्रिपेयर द सॉइल बाय प्लोइंग, यानी हम सॉइल को जुताई करके तैयार करते हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स ऐड करते हैं ताकि सॉइल हेल्दी हो और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सके। उसके बाद हम सीड्स लगाते हैं और अच्छे से इरिगेशन करते हैं, यानी पानी देते हैं पेड़ों को ताकि वो ग्रो कर सके। उसके बाद जब प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं तो हमें अनवांटेड वीड्स को रिमूव कर देना चाहिए, यानी ऐसे प्लांट्स जो हमारे यूज़ के नहीं होते हैं, एक्स्ट्रा हमारे क्रॉप में उगे होते हैं, उन्हें हमें अलग कर देना चाहिए। वीड्स के अलावा हमें क्रॉप्स को इंसेक्ट्स और पेस्ट से भी सेफ रखने की ज़रूरत होती है, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमें क्रॉप्स पर पेस्टिसाइड्स स्प्रे करने चाहिए ताकि उनमें कीड़े ना लग जाएं। हमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी सॉइल की हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। उसके बाद जब प्लांट्स पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएं, उनमें सीड्स आ जाएं, तो हमें प्लांट्स को हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, यानी काट लेना चाहिए। उसके बाद हमें ग्रेन्स को क्लीन करके अच्छे से एक साफ़ सुथरे और सूखे रूम में स्टोर करना चाहिए ताकि वहाँ पर क्रॉप्स ख़राब ना हों। इस तरह से क्रॉप प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर का प्रोसेस कंप्लीट होता है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।